चैंपियन कोर्स किन के लिए है? जो IIT जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए है। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप लेना है यूट्यूब का। आप मेंबरशिप लोगे तो मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपका लाइव डिस्कशन होगा, डीपी दी जाएगी, यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्स की गारंटी अच्छे से करवानी आपको सिखाने की मेरी होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के मेंबरशिप प्रोग्राम के थ्रू। ज्वाइन बटन पे क्लिक। IIT एडवांस का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? IIT नीट का जैसे पेपर लीक होता है ना, पेपर का नीट का तो OMR टाइप सिस्टम है। OMR पे एग्जाम दिया तुमने? दिया ना। OMR टाइप तो पेपर प्रिंट होता है, वो पूरा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, बनाने वाले लोग, प्रिंट करने वाले लोग, डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग, सिक्योरिटी वाले लोग। और जहाँ इंडिया में लोग और कागज आ जाते हैं, वहाँ गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो एडवांस का ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसको आसानी से निकालना, ट्रेसेबल होता है ना, ऑनलाइन आपने कोई चीज उड़ा ली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उसको उड़ा के भी क्या कर लोगे? होगा ही नहीं, किसी एक टीचर से तो होगा नहीं वो। तो जैसे यहाँ कोचिंग में 50-50 टीचर लगते हैं तब जाके वो पेपर सॉल्व होता है ना। तो उसको हेल्प लेनी पड़ेगी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से। तो उसको पूरे हिंदुस्तान में बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये पेपर आया है, इसका क्या आंसर हो सकता है। तो कम से कम 5-7 शहरों के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसको। तब तक तो पूरे गांव में खबर फैल जाएगी, ठीक है ना। तो उसको आउट करके भी कोई फायदा नहीं है। एक बार 97 में जब पहले होता था ना सब्जेक्टिव पेपर, तब एक बार आउट हुआ था। लेकिन वो सब्जेक्टिव पेपर तो आउट होते ही दूसरे दिन सबको पता चल गया पेपर आउट हो गया, वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो एक तो वो न्यूक्लियर वेपन टाइप है। न्यूक्लियर वेपन को छुपाया थोड़ी जा सकता है। न्यूक्लियर वेपन जहाँ बनता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो जनरली उसको छुपाना आसान काम नहीं है। तो अपने लिए ये आराम है। 2012 नहीं, 2000 ने 2000 में नहीं हुआ, सॉरी 1997 में हुआ था ना, 97 में। हाँ, उसके बाद तो ये हो गया, वो तो पेपर आउट हो गया। और वो जिसके हाथ लगा था ना पेपर, वो कहीं से, जैसे पहले ये सब्जेक्टिव था ना, वो पता नहीं यूपी में कहीं पे लीक हुआ था। तो वो पेपर लेके घुमा वो बच्चा, है ना, कि इसके सॉल्यूशन बता दो। तो सबको पता चल गया वो कोई पेपर लेके घूम रहा है। चलो आगे बढ़े। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या सीखा था? सॉहॉर्स से फिशर बनाना सीख लिया था, और वो इक्लिप्स और न्यूमैन का डेफिनेशन सीख लिया था, है ना, इक्लिप्स टैगर्ड का। अब हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट कन्फर्मर है ना, ड्रॉ कन्फर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, ये क्वेश्चन अपना इनकम्प्लीट है। ड्रॉ कन्फर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन है हमारे? 4 है ना। तो कन्फर्मर किसके अक्रॉस बनता है? किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड के अक्रॉस बनेगा ना। तो हमें बताना पड़ेगा ना किस कार्बन की बात हो रही है। तो अक्रॉस C2-3। C2-3 का मतलब क्या? सेकेंड और थर्ड कार्बन। और ये नंबर किस बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग? IUPAC के बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ कन्फर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन अक्रॉस C2C3। लिख लिया? ड्रॉ कन्फर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन अक्रॉस C2C3। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमको पता है, और नंबरिंग हमें अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। तो हमें बनाना है कन्फर्मर अक्रॉस सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। तो अब बताओ सेकेंड कार्बन की कौन सी वैलेंसीज है? अदर देन दिस कार्बन की क्या क्या वैलेंसी है? 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है। तो ऐसे ही थर्ड की क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है।
तो हमने वैलेंसी आइडेंटिफाई कर ली। अब हमें कन्फर्मर बनाना है, तो मैं सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर बना रहा हूं पहले। अनस्टेबल कौन से होंगे, इक्लिप्स होंगे या स्टैगर्ड होंगे? इक्लिप्स। ये दोनों मिथाइल मिथाइल पैरेलल हैं, एच पैरेलल हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना एंगल है हमारा, 0 डिग्री। इस मिथाइल मिथाइल कार्बन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसके बाद हम पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो पीछे वाले को 60 डिग्री से रोटेट किया, तो अब बताओ कार्बन कार्बन के बीच में कितना एंगल हुआ, 60 डिग्री हो गया ना। तो अब कार्बन कार्बन 60 डिग्री हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गॉच कन्फर्मर। समझे आप? ठीक है। अब ऐसे ही पीछे वाले को फिर 60 डिग्री से घुमाया, फ्रंट वाले में हमने कोई चेंज नहीं किया, एच मिथाइल, यहां लगता है मिथाइल, यहां लगता है एच, यहां लगता है एच। इसमें कार्बन कार्बन के बीच एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम, पार्शियली इक्लिप्स्ड। बनाओ। और ऐसे ही पीछे वाले को फिर 60 डिग्री से घुमाएंगे, तब क्या बोलेंगे, इसमें हो गया कार्बन कार्बन 180 डिग्री। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैगर्ड, बोलेंगे ना स्टैगर्ड, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी कन्फर्मर। बना लिया। अब इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे स्टेबल कौन सा है, बोलो भाई। इसमें मेनली क्या स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, इनके रिपल्सन से देखेंगे ना। सबसे बड़े ग्रुप ये मिथाइल मिथाइल है, इनका वंडरवॉल रिपल्सन यानी स्टेरिक रिपल्सन देखेंगे, है ना। तो इसमें ये मिथाइल मिथाइल यहाँ है, इसमें ये मिथाइल मिथाइल यहाँ है, यहाँ तो मिथाइल और एच का रिपल्सन है, और यहाँ पे ये मिथाइल मिथाइल यहाँ है। तो बताओ इनमें सबसे स्टेबल कौन हुआ, सबसे स्टेबल स्टैगर्ड होगा, ठीक है ना। तो आज का लगता है मूंगफली खाने लगे हो, काजू खाया करो तुम, ठीक है। तो ये मिथाइल मिथाइल है ना, ये 180 डिग्री पे है। आप एक चीज समझ लो, ये जो ओरिएंटेशन है ना, ये स्टैगर्ड टाइप का, ये स्टेबल होगा, है ना। अब इसमें दो कैटेगरी होगी, अगर ये एंटी पे हुए तो स्टैगर्ड सबसे स्टेबल, अगर गॉच हुआ तो सेकंड पे वो स्टेबल। तो सबसे स्टेबल तो होगा हमारा स्टैगर्ड, यानी एंटी वाला सबसे स्टेबल। फिर सेकंड नंबर पे कौन होगा, फिर सेकंड पे होगा हमारा गॉच। अब बताओ इक्लिप्स और
फुल्ली और पार्शियल में कौन होगा? फिर पार्शियल इक्लिप्स होगा ना हमारा। इक्लिप्स वालों को पीछे रखना है हमेशा, मतलब इन अल्काइल ग्रुप्स। फिर आएगा दिस इज ग्रेटर देन पीई पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर आएगा ये फुली इक्लिप्स्ड। लिखो इसको, लिखो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर इज स्टैगर्ड, गॉच, फिर आएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, देन फुली इक्लिप्स्ड। कैसे हो प्लेयर? यार तुम मेडल पहन के आया करो ना यार। कहाँ गांव में पढ़े, घर पे? इस बार दिवाली पे लेके आना, इसी क्लास में से मेडल पहन के आना, प्राउड की बात है यार। लिख लिया सबने? वहां नीचे लिखो आप, fully eclipsed is highly unstable. Fully eclipsed is highly unstable. अब ये बताओ, ये हमने एंगल ऑफ रोटेशन किया ना। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई हमारे पास इस तरफ है फ्री एनर्जी और इस तरफ है डाइहेड्रल एंगल, है ना? डाइहेड्रल एंगल जैसे यहां है हमारे पास 60 डिग्री, यहां है 120 डिग्री, 180, 240, 300 और ये 360, है ना? अब हमने अभी स्टेबिलिटी देखा था, तो 0 डिग्री पे कौन था हमारा? 0 डिग्री पे कौन था? फुली इक्लिप्स। और ये इसको मैं 360 से घुमाऊंगा तो फिर से ये बन जाएगा ना। तो जो 0 डिग्री पे स्टेबिलिटी हो गई वो सेम रिपीट कब होगी? 360 पे। ऐसे ही बताओ ये गॉच कब रिपीट होगा? हाँ भाई, अभी ये 60 डिग्री है ना, अगर हमने इसको 300 से घुमाया होता, इसको 300 से रोटेट करेंगे, ये मिथाइल यहाँ आएगा, है ना? तो 60 डिग्री पे, और दूसरा रिपीट कब होगा? ये 300 पे। ऐसे हमारा पार्शियल इक्लिप्स कब होगा? मैं इसको 120 घुमाऊं या 240 घुमाऊं, तो 120 पे ये बनेगा और 240 पे यहाँ आएगा, ये, है ना? तो ये सेम रिपीट कब होगा? 120 एंड 240। तो ये लिखो आप, अगर एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री है फिर से ही रिपीट हो जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन 60 या 300 है, ये बन जाएगा तुम्हारे को 60 एंड 300। गॉच विल रिपीट 60 एंड 300, पार्शियली इक्लिप्स्ड रिपीट एट 240 डिग्री एंड 120, है ना? ये बात समझ गए? ठीक है। और हमारा स्टैगर्ड तो एक ही बार बनेगा 180 पे। अच्छा, डायहेड्रल एंगल का मतलब क्या? डायहेड्रल एंगल का मतलब है एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप इन न्यूमैन। जैसे मान लीजिए मैंने ये दोनों ग्रुप स्पेसिफाई कर दिए इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो इनके बीच के एंगल को डायहेड्रल एंगल बोलेंगे। तो जैसे ये हमारा 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल है, इसमें डायहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। यहां से यहां एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन मतलब आपने कितने डिग्री से घुमाया, है ना? ऐसे ही बताओ, यहां से यहां एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 60 डिग्री। आपने 60 से तो घुमाया इसको, और यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना है? 120। ऐसे ही इसका डायहेड्रल एंगल कितना है? 180। तो डायहेड्रल एंगल मतलब एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप इन न्यूमैन। तो वो डेफिनेशन लिखो डायहेड्रल की। डायहेड्रल एंगल मीन्स द एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप इन न्यूमैन प्रोजेक्शन। The angle between two specified group in Newman projection. ठीक है? तो अब अगर हम ये कन्फर्मर का एनर्जी प्लॉट करेंगे तो 0 डिग्री पे क्या बनता है हमारा? 0 डिग्री पे क्या बनता था? फुल इक्लिप्स। उसकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा आएगी ना। फिर 60 पे कौन आएगा हमारा? गॉच। और 120 पे पार्शियल इक्लिप्स, वो ऊपर जाएगा। और 180 पे स्टैगर्ड, उसकी एनर्जी मिनिमम मान लेंगे अपन, है ना? फिर 240 पे कौन बनता है? फिर से पार्शियल इक्लिप्स।
और 300 पे गॉच और 360 पे फुली इक्लिप्स। तो अगर मैं आपको पूछूं भाई इसमें क्या क्या फुली इक्लिप्स्ड है, Fe मतलब ये और ये क्या हमारा फुली इक्लिप्स्ड। ऐसे ही मैं पूछूं कि PE मतलब पार्शियल इक्लिप्स कौन है, ये है और ये पार्शियल इक्लिप्स है। अब ऐसे हमारे गॉच कौन कौन है, एक ये गॉच है और दूसरा ये वाला गॉच बना उसको। इंजीनियरिंग कॉलेज में Fe बड़ा फेमस वर्ड है, हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट वर्ड होगा Fe। Fe का मतलब क्या होता है बताओ, और कॉलेज में बहुत लोग पूछेंगे Fe हो क्या, है ना। Fe का मतलब क्या, बहुत सी कॉलेजों में Fe वर्ड चलता है, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग को शॉर्ट में Fe कहते हैं। रैगिंग वैगिंग के लिए पूछा ना Fe हो गया, ऐसे कुछ नहीं, सीधे चलना है एकदम। आज तो कानून एंटी रैगिंग का है, कोई दिक्कत नहीं है, रैगिंग नहीं कर सकते। मेरी तो रैगिंग इसलिए नहीं हुई कि मेरी हाइट है ना शुरू से ही 6 फीट है, शुरू से मतलब बस क्लास 8 से ही। तो है ना, लोगों को कंफ्यूजन हो गया ये फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है। कंफ्यूजन में 2-4 महीने निकल गए, बस इतना ही होती है और रैगिंग और क्या। हल्की फुल्की रैगिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं। मेडिकल कॉलेज में तो क्या, मेडिकल कॉलेज वाले तो कई सालों से पढ़ते रहते हैं ना, अंदर ही बैठे होते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं थोड़े बच्चे, और उनको नॉलेज भी होता है बॉडी का थोड़ा। इंजीनियर वालों को क्या है, ज्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह 2-4 छोटी मोटी चीजें बस, फिर वही आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। खास बात तो ये है, बाद में हेल्प भी वही करते हैं। तो 2 महीने वहां जाओ तो साइलेंटली, मतलब अपने को 300 टाइप वॉरियर नहीं बनना है। क्यों भाई, उसने नाम पूछा, 2-4 चीजें मुझे बता दी, बस ठीक है ना। ज्यादा करने लगे तो फिर तो देखो कानून का सहारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब डरते हैं बहुत। अभी कहाँ पे रैगिंग हुई थी ना, बच्चों को निकाल दिया बहुत सारों को, मंडी में, IIT मंडी में हुआ था ना। पूरा लिख लिया, रैगिंग नहीं कर सकते, स्कूल के अंदर टीचर बच्चे को चांटा नहीं मार सकता। पहले ही रूल थोड़ी था, पहले तो चांटा मतलब चांटा, पहले पुरानी हिंदी मूवीज देखना, उसमें दिखाते हैं कि वो मास्टर जी जो होते हैं ना, वो डंडा लेके रखते हैं, डंडे से पीटना एक नॉर्मल एक्टिविटी होती थी, है ना। भाई नॉर्मल है, होमवर्क नहीं किया हाथ आगे निकालो डंडा, जैसे हमारे स्कूल में वो पनिशमेंट होता था, भैया होमवर्क नहीं करके लाए हाथ आगे करो, और लगातार 2 बार नहीं किया तो क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, 3 बार नहीं किया तो क्लास के बाद कुर्सी बन जाओ, ऐसे मतलब। और अगर ज्यादा क्लास के बीच चिल्ला दिया तो मुर्गा, ऐसे वो डिफाइन थी सब। जैसे हमारे एक दोस्त ने एक बार क्या, चलती क्लास में ना वो जोर से मेरा अंगूठा घुमा दिया, मैं जोर से चिल्लाया एकदम, तो चिल्लाते ही सर ने कहा कि भाई ये तो मुर्गे वाली कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे क्या को एड थी ना यार, तो मैंने कहा मुर्गा सबके सामने, मतलब लड़कियों के सामने मुर्गा बनना अच्छा लगता ना यार, ठीक है। तो सर ने रिक्वेस्ट मान ली, मैंने कहा सर यहाँ तो मुर्गे बनने की जगह नहीं है। फिर मैंने कहा इसने भी हाथ मोड़ा मेरा, ठीक है, उसको भी लिया साथ में, ठीक है। उसने कहा सर पीछे वाले ने मेरा ना पीछे से चूटियां भर दिया था, उसको भी लिया साथ में। अब 3 मुर्गे एक जगह तो क्लास में बैठाने मुश्किल है ना थोड़े, और प्लस क्या मुर्गे बनने के बाद मुर्गा कंटिन्यूस ऐसे मूव करता रहता है तो क्लास डिस्ट्रैक्शन होता है। तो फिर हमको क्लास के बाहर मुर्गा बनने के लिए बोला, तो बड़ी मुश्किल से, नहीं बाहर तो क्या है, क्लासें चलती है ना, पियोन घूमते रहते हैं, उनसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं कुछ, ठीक है ना। तो 10-15 मिनट बने, वो क्लास आधे घंटे की होती है स्कूल में, तो 15 मिनट तो वैसे निकल गए, 15 मिनट और रह गए। 15 मिनट बारी बारी से, 5 मिनट तो उसको गाली देने में नहीं चले गए कि तूने मरवा दिया, है ना। तो जब अपन किसी को बुराई करते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो उससे हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो। तो 5-7 मिनट तो उसमें लग गए, फिर 5-7 मिनट दर्द हुआ बस। मुझे याद है कि पनिशमेंट की कैटेगरी हुआ करती है। आजकल आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप स्कूल में अगर टीचर पे बच्चा अगर थोड़ा सा चिल्ला देना और घर आके बताया कि पापा आज मेरे को टीचर ने डांटा, टीचर ने बोला कि ये बेवकूफ है, तेरे को बेवकूफ बोला, ये हमारा तो ऑल इंडिया रैंक 1 है, वो पहुंच जाएंगे स्कूल। तो स्कूल वाले भी आजकल क्या करते हैं, फोन करते हैं कि आपका बच्चा वैसे तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है,
बस थोड़ा रेगुलर भेजा करो आप। तो समय बदल गया है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अब एक एडवांस का आपको सवाल पूछता हूं कि नॉर्मल ब्यूटेन के कितने कन्फर्मर हैं? नंबर ऑफ कन्फर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। अब बताओ क्या आंसर होगा? भाई इनफाइनाइट ओरिएंटेशन पॉसिबल है ना उसके, है ना? तो इनफाइनाइट तो आंसर नहीं है। अब तुमको अदर देन इनफाइनाइट सेलेक्ट करना है, एक नंबर सेलेक्ट करना है तुमको। कितना? 3। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसके टोटल कन्फर्मर कितने होंगे? वैसे देखो 6 हैं, वैसे तो 6 हैं। कैसे? ये 1 2 3 4 5 6 के 7 हो गए ना, 6 और ये 7 हो गए। लेकिन जब हम नंबर ऑफ कन्फर्मर निकालेंगे तब हम कौन से लेंगे? हम लेंगे जो स्टेबल होंगे। स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? जिसकी एनर्जी मिनिमा होगी। जो एनर्जी मिनिमा होंगे ना, वो नंबर ऑफ कन्फर्मर होंगे। जैसे ये एनर्जी मिनिमा है, इस स्टेप की ये मिनिमा है, इस स्टेप की ये मिनिमा है, तो नंबर ऑफ कन्फर्मर जो होंगे वो कितने होंगे? 3। आपको एनर्जी मिनिमा वाले काउंट करने हैं, समझे आप? किसको हम नेग्लेक्ट करेंगे? जो एनर्जी मैक्सिमा है वो सब नेग्लेक्ट हो गए, और बहुत सारे कन्फर्मर इन दोनों के बीच में भी तो होंगे यहाँ पे, वो सब भी नेग्लेक्ट हो गए हमारे, समझे आप? ठीक है, देखो एनर्जी नंबर ऑफ कन्फर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इज 3। देखो ये चीज है ना, हाईलाइट करके वॉरेन में लिखी है, उसमें वॉरेन में क्लियर कट लिखा है, ब्यूटेन कैन एग्जिस्ट इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, ठीक है, बट इट हैज ओनली 3 कन्फर्मर, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा, गॉच एंड एंटी पेरिप्लेनर, मतलब एंटी कन्फर्मर्स। तो इसने इसको हाईलाइट करके लिखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जब ये ब्यूटेन के लिए एप्लीकेबल है, इसका मतलब हम दूसरे मॉलिक्यूल्स पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं इसको। समझ गए आप? आगे बढ़े, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इन कन्फर्मर को क्या बोलेंगे? कोई कन्फर्मर यहाँ बीच में बन रहा होगा ना, बीच में भी तो होंगे ऐसे, कोई रास्ते में होंगे, कोई नीचे आ रहे होंगे, कोई ऊपर जा रहे होंगे, कोई थक गए होंगे यहाँ पहुंच के। इनका नाम क्या है? स्क्यू कन्फर्मर है ना। तो इन सब के नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? ऑल द कन्फर्मर फॉर्म्ड इन बिटवीन 0 एंड 180। 0 और 180 के बीच जो कन्फर्मर बनेंगे उनको अपन बोलेंगे स्क्यू कन्फर्मर। इससे क्या हुआ? सबका नॉमेनक्लेचर हो गया, सबका कोई ना कोई नाम है। तो नेक्स्ट लिखो, स्क्यू कन्फर्मर, all the conformer formed in between 0 and 180 degree are skew conformer. All the conformer formed in between 0 and 180 degree are skew conformer. इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकता है वो, फाइंड डायहेड्रल एंगल। तो जैसे मैंने आपको एक न्यूमैन बना के दे दिया, यह है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, H और H। बताओ इसमें डायहेड्रल एंगल कितना होगा? $60 होगा, या 120 होगा, या 180 होगा? हाँ, अपनी डायहेड्रल एंगल की डेफिनेशन क्या है? हाँ, एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप इन न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन तो है, इसमें मैंने ग्रुप स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये। डायहेड्रल एंगल बताना पड़ेगा। अब मैं लिख दूंगा जैसे कि फ्लोरीन, कार्बन, कार्बन, आयोडीन। अब बताओ डायहेड्रल एंगल कितना है? ये फ्लोरीन, पीछे वाला कार्बन, आगे वाला कार्बन और आयोडीन, तो अब डायहेड्रल एंगल हो गया 180, यानी स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमको। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि फ्लोरीन, कार्बन, कार्बन, क्लोरीन, अब बताओ डायहेड्रल एंगल कितना? 60 डिग्री। स्पेसिफाई होना चाहिए,
प्लस न्यूमेन होना चाहिए, तब डायहेड्रल एंगल एप्लीकेबल है। और एक से ज्यादा डायहेड्रल एंगल भी हो सकता है। जैसे यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन, ये क्लोरीन है ना, और यहाँ पे H और H। अब मैंने बोला कि फ्लोरीन, कार्बन, कार्बन, क्लोरीन, इसका डायहेड्रल एंगल बताओ। 2 हो जाएंगे ना इसके भाई, ये F और आगे वाले का Cl, यानी 180 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 60 भी हो सकता है। लिखो इसको। नहीं, फ्लोरीन के साथ वाला कार्बन के नेक्स्ट कार्बन, तो इस कार्बन के क्लोरीन की बात हो रही है ना, ये वाली। लिख लिया आप लोगों ने? उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और ये हो सकता है, फाइंड रोटेशनल बैरियर, फाइंड रोटेशनल बैरियर ऑफ इथेन if hydrogen eclipsing, if hydrogen eclipsing energy is 1 kilocalorie per mole। बताओ 1 किलो कैलोरी 1 किलो जूल है। एक मिनट, इसका आंसर निकालो तुम तो। एच इक्लिप्सिंग की 1 किलो कैलोरी है ना, ठीक है। क्या रहा आंसर? हाँ भाई, अपन पहले रोटेशनल बैरियर अपन कैसे बनाते हैं? रोटेशनल बैरियर का मतलब क्या? रोटेशनल बैरियर मतलब जैसे ब्यूटेन का रोटेशनल बैरियर निकालना है, रोटेशनल बैरियर मतलब वो सारे एनर्जी को क्रॉस कर जाना चाहिए, तभी तो बैरियर बोलेंगे ना उसका, रेस्ट्रिक्शन। यानी ये मॉलिक्यूल के लिए क्या रोटेशनल बैरियर है कि वो कन्फर्मर बन जाए। अगर ये मॉलिक्यूल कन्फर्मर बनाना चाहते हैं तो इनको क्या करना होगा? इनको हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्रॉस करना होगा ना, तभी तो कन्फर्मर बना सकते हैं पूरा। तो अपन रोटेशनल बैरियर कैसे बनाते हैं? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर। सबसे स्टेबल कन्फर्मर और सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल बैरियर। समझे आप? ठीक है, तो ये पहला डेफिनेशन लिख लो आप। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर
and least stable conformer is rotational barrier. The energy difference between most stable conformer and least stable conformer is rotational barrier. अब बताओ इसका रोटेशनल बैरियर कैसे निकालोगे इथेन का? भाई आप सबसे स्टेबल कन्फर्मर बनाओ, तो ये सबसे स्टेबल कन्फर्मर क्या बना? इसका स्टैगर्ड बन गया ना ये। और दूसरा कौन सा बनाना है? इसका सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर। और सबसे स्टेबल कन्फर्मर की एनर्जी जीरो मान लो, इसकी एनर्जी आपको जीरो माननी है ना? तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस लेना है, तो एक की जीरो माननी है सबसे स्टेबल वाले को। और अभी हमको ये दिया है भाई HS से 1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बढ़ती है, तो ये इक्लिप्सिंग हो रहा है, इससे भी 1 बढ़ेगी, ये हो रहा है इक्लिप्स करेगा तो 1 बढ़ेगी, यानी इसका रोटेशन बैरियर कितना हुआ फिर? 3 किलो कैलोरी पर मोल, यानी इसका आंसर आएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर बनाना है, स्टेबल की एनर्जी जीरो माननी है, समझे आप? मीथेन की कितनी दी है? 4 है ना शायद, देखो तो मिथाइल की, हाँ मिथाइल इक्लिप्सिंग की कितनी है? 4 किलो कैलोरी है ना, ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन के लिए रोटेशन बैरियर निकालना है, ये कितना होगा? कितनी आएगी? 6 आएगी। ब्यूटेन की 6 आएगी, समझ गया कैसे? तो ब्यूटेन का सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर कौन सा है बताओ? फुल्ली इक्लिप्स। बस हमको ये डेटा पता होना चाहिए। हमको एचएच का तो पता है कि 1 किलो कैलोरी है, ऐसे इसका भी 1 किलो कैलोरी है, इसका 4 दे रखा है, तो 4 1 1, तो रोटेशन बैरियर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन अक्रॉस C2 C3 इज 6 किलो कैलोरी पर मोल। यानी जितना ये वंडरवॉल रेडियस बढ़ता जाएगा ना, उतना रोटेशनल बैरियर पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा ना वो। समझ गया? आगे बढ़े। तो अगर मैं रोटेशनल बैरियर ये पूछूं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, फिर है हमारा प्रोपेन, और फिर है हमारा इथेन, बताओ इन तीनों का रोटेशनल बैरियर का ऑर्डर क्या होगा? पहले नॉर्मल ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, फिर इथेन होगा ना। ये जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे, जितना स्टेरिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा, उतना रोटेशनल बैरियर भी बढ़ता जाएगा। तो लिखो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर इज नॉर्मल ब्यूटेन, देन प्रोपेन, देन इथेन। उसमें मिथाइल का इक्लिप्सिंग की एनर्जी है 4 किलो कैलोरी पर मोल। जब भी आपको कोई डेटा देगा ना क्वेश्चन में, तो जो जो दे रखा है वो मान लो, बाकी सबको जीरो मानना है। आगे बढ़े। एक बड़ा फेमस एग्जांपल है कन्फर्मर का, सबसे फेमस है, पूरे गांव को पता है, ग्लाइकॉल। इसके बारे में तुमको क्या पता है बताओ? इसका कौन सा कन्फर्मर सबसे स्टेबल होता है? या मैं ऐसे बोलूंगी, कौन सी दो चीजें 60 डिग्री पर आने पर स्टेबल हो जाती है? यानी 60 डिग्री पे आने पे वो स्टेबल हो जाएगी, पास आने पे स्टेबल हो जाएगी। हाँ, जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले तो गॉस कन्फर्मर जो होगा क्या ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसको बनाओ जरा। गॉस इज मोस्ट स्टेबल because of intramolecular hydrogen bond.
पूरा लिखो आप, गॉच कन्फर्मर इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल अपने सिलेबस में आगे आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, एसिटल बना लेता है। और दूसरी बात, इसका हाइड्रोजन गॉच कन्फर्मर स्टेबल है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ द फॉलोइंग। Draw most stable conformer of the following. एक है हमारा नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल हेक्सेन, टू मिथाइल पेंटेन, ये डी वाला बनाना है, कि सबसे स्टेबल कन्फर्मर बनाओ।
हो गए? पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेन में हमारे पास एक कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन होंगे ना, और एक मिथाइल लगाना है, वो कहीं भी लगा सकते हैं हम, मिथाइल HH ये लगेगा ना, ठीक है। और नॉर्मल हेक्सेन में एक पे CH3 और दूसरी 6 कार्बन है ना, तो क्या प्रोपाइल आएगा ना, नॉर्मल प्रोपाइल। इसको 180 आप 180 बनाना, आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, वो एक ही बात है ना। और 2 मिथाइल पेंटेन, ये हमारा 2 मिथाइल पेंटेन है, इसमें 2 तो CH3 होंगे और नहीं 2 CH3 और एक इस कार्बन पे 2 H और इसका एक CH3 होगा ना, इसके अक्रॉस बनाना है ना। तो अब हमें CH3 लगाना है, तो क्या यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं? हाँ, हमको सबसे स्टेबल बनाना है ना, तो यहां तो लगाएंगे नहीं, वो दोनों के बीच में आ जाएगा, है ना। दो कार्बन कार्बन के बीच में स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। ये तो आइडेंटिकल है, कहीं भी लगा लो। ये मिथाइल यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, सॉरी, अगर मैं यहां लगाता हूं ना ऐसे, ये गॉच है, यहां लगाता हूं तो भी गॉच और एंटी बन रही, सेम बनेगा। इन दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो। ऊपर कौन सा? अच्छा, मैंने एक कार्बन कम बना लिया ना। हाँ, तो फिर एक कार्बन और बढ़ेगा यहाँ पे ना। हाँ, इथाइल आएगा। मैंने 2 मिथाइल ब्यूटेन बना दिया था। हाँ, तो ये करेक्शन कर लो है, उसमें इथाइल इथाइल लगाना है। डी में बताओ कौन सा गॉच स्टेबल होगा या स्टैगर्ड? गॉच, बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ई में बताओ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ये है ना हमारा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो ये 1 2 3 एल्डिहाइड लगाएंगे ना हम लोग, इसके अक्रॉस बनाना है हमको। तो ये एल्डिहाइड और OH ग्रुप जो लगे हैं, इसमें क्या बनेगा बताओ? ये OH और ये एल्डिहाइड का CO, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना इसकी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगेन कौन सा स्टेबल होगा इसका? गॉच। भाई यहाँ आपने कोई भी जो 2 ग्रुप लगाया, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, OH OH OHF या OH एल्डिहाइड OH एसिड, वो सब में गॉच स्टेबल होगा। ई वाला बनाओ, लिखो गॉच इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एफ क्या होगा? एफ में हमको एक 5 मेंबर रिंग दिया है ना, और यहां क्या दिया है? H H एंड मिथाइल। इसका हमको न्यूमेन बनाना है और उसका स्टेबल फॉर्म बनाना है। इसका न्यूमेन कैसे बनाएंगे? पहले न्यूमेन इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि भाई इस बॉन्ड के अक्रॉस बनाना है ना हमको, तो न्यूमेन हमेशा CC बॉन्ड के अक्रॉस देखते हैं अपन ऐसे। तो इसका मतलब है कि बैक साइड वाले कार्बन पे सर्किल बनाना है ना। फिर अपन क्या करते हैं? सर्किल के अंदर जो वैलेंसीज हैं उनको डिलीट करनी है, कनेक्टिंग बॉन्ड को डिलीट करना है। उसके बाद क्या करना है बताओ? इसको उठा के इसके ऊपर रखना है। तो इसको उठा के जब ऊपर रखेंगे तो हमारे पास स्टेबल फॉर्म बनाना है। तो हम इक्लिप्स तो बनाएंगे नहीं, स्टेबल में हम बनाएंगे स्टैगर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। और पीछे वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन भी होगा, ये H। अब ये तीनों वैलेंसी हमको रखनी है, H H और कार्बन मिथाइल। तो बताओ कहां रखेंगे? CH3 कहां रखेंगे बताओ? हाँ, ये मिथाइल कार्बन कार्बन है ना, तो यहां CH3 नहीं रखना है। यहां पे क्या रखना है अपने को? H। यहां पे क्या रहेगा? H और यहां रहेगा
CH3। वो इंटरचेंज कर सकते हो आप, मिथाइल को यहाँ H को इंटरचेंज कर सकते हो, ये बनेगा इसका सबसे स्टेबल कन्फर्मर। अच्छा, एक और तरीके से बना सकते हो इसको, देखो भाई, दूसरा तरीका ये है, आप क्या करो, इस नंबर कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, आपको इसका न्यूमैन बनाना है। तो अब आप क्या करो, अगर मैं ये बॉन्ड हटा दूं यहां से, 4 5 हटा दूं सपोज करो, अब मैं आपको बोलूंगा इसका न्यूमैन बनाओ, किस बॉन्ड के अक्रॉस, इस कार्बन कार्बन के अक्रॉस बना सकते हो आप बना सकते हो ना इसका। भाई ये इस कार्बन की 3 वैलेंसी है, इस कार्बन की 3 वैलेंसी कौन सी है, जैसे हमने लगा दी H एंड मिथाइल। पीछे वाले कार्बन की भी 3 वैलेंसी है, कौन सी है, एक है H, एक इथाइल, एक इथाइल, ये है। अब बताओ आगे क्या करोगे, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। और ओरिजिनली ये मॉलिक्यूल नहीं था, ओरिजिनली क्या था, यहाँ पे कार्बन था ना, बॉन्ड था ना एक, तो आप इस बॉन्ड को कनेक्ट कर दो वापस। थोड़ा सिस्टमेटिक 5 मेंबर रिंग बनाना, समझे आप उसको कट कर लो, बॉन्ड को ड्रॉ करके वापस बॉन्ड को पेस्ट कर दो। अब ऐसे ही लास्ट वाला एग्जांपल ट्राई करो, ये बनाओ और लास्ट वाला देखो कैसे बनेगा। बना लिया लास्ट वाला कैसे बनाओगे, कितने मेंबर रिंग है वो, 6 मेंबर रिंग है ना, 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे 3 मिथाइल है। तो क्या करेंगे बताओ, पीछे वाले पे सर्किल बनाएंगे, यहाँ पे इस वैलेंसी को उठा के रख देंगे ये तीनों, और पीछे वाले पे का ये H है, इस कार्बन का ये H, और ये जो वैलेंसीज हैं ये क्या बना रही है, रिंग बना रही है, ऐसे बनाएंगे ना हम लोग। और यहाँ कौन से, इस वैलेंसीज क्या बनेंगी, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल, क्योंकि हमको देखो सबसे स्टेबल बनाना है, तो ये तीनों आइडेंटिकल है, कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में मैं बोलूँ कि सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर बनाओ, ये तो बनाया लोवेस्ट एनर्जी स्टेबल कन्फर्मर, अगर मैं बोलूँ अनस्टेबल बनाओ तो बस आप क्या करोगे, इसको रोटेट कर दोगे ना, यानी ये वाला बॉन्ड इसके पैरेलल कर देना, और ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा, और ये बॉन्ड इसके पैरेलल होगा, तो वो बनेगा इसका सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर। समझे आप, बना लिया ये। नेक्स्ट लिखो, draw structure of succinic acid, draw structure of succinic acid, draw most stable conformer, draw most stable conformer of succinic acid at low pH and B at high pH। आपको बनाना है सबसे स्टेबल कन्फर्मर ऑफ सक्सेनिक एसिड, एक बार लो पीएच पे बनाना है, एक बार हाई पीएच पे बनाना है, ट्राई करो।
सोच लिया? ये बताओ, ये एसिटिक एसिड है ना, ये इसकी कौन सी फॉर्म है? एसिडिक। और अगर मैं इसका H प्लस आयन निकाल दूं तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी? बेसिक। यही है ना, एसिड की दो फॉर्म है, ये एसिडिक फॉर्म है और आफ्टर रिमूविंग H प्लस आयन ये इसकी बेसिक फॉर्म। और इसका पीके वैल्यू कितना होता है इसका? 4.74 यानी अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास। अब आप बताओ कि अगर मैं pH 10 ले लूं तो pH 10 पे क्या होगा? तो हमारी एंडरसन इक्वेशन है ना, pH इक्वल टू क्या होता है? pK log ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, ये होगा ना। तो अगर pH अगर pK से ज्यादा होता है तो किसकी कंसंट्रेशन डोमिनेटिंग होती है? कॉन्जुगेट बेस की या एसिड की? pH ज्यादा होगा, तो pH ज्यादा होगा तो किस फॉर्म में रहेगा? वो बेसिक में रहेगा ना, pH ज्यादा है उसका। और अगर उसका pH कम होता है तो वो कौन सी फॉर्म में रहता है? एसिडिक फॉर्म में रहता है। अब अगर मैं pH 6 दे दूं तो pH 6 पे क्या होगा बताओ? एसिड बनेगा, एसिटेट आयन बनेगा। एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, pH ग्रेटर देन pK। अगर मैं pH 10 दे दूं तो और बढ़ेगी, और pH 12 दूं और बढ़ेगी ना। तो जैसे जैसे अपन pH को pK से बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड होता जाएगा। ये बात समझे आप? ठीक है। तो अगर हमें इसको इसी फॉर्म में चाहिए तो हमको pH क्या लेना चाहिए? हम चाहते हैं ये एसिड फॉर्म में रहे तो pH 5 से कम होना चाहिए। अगर pH लेस देन pK होगा तो वो अपनी एसिडिक फॉर्म में रहेगा, यानी इसी फॉर्म में रहेगा। pH ग्रेटर देन pK होगा तो वो बेसिक फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब आप समझे? इसमें तो देखो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि इसमें pK ये कब करना है? जब आपको pK वैल्यू गिवन हो ना, तो एग्जैक्ट pH पे हम डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ जनरल लिख दिया लो pH, तो सपोज करो हमने pH 2 ले लिया, तो pH 2 में इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा बताओ? कोई चेंज नहीं आएगा। और कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब यह है कि इसका सबसे स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा? गॉच, क्योंकि दो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी उसकी। ये गॉच स्टेबल होगा कब? एट लो pH। अब बताओ हाई pH पे क्या चेंज आएगा? हाँ, हाई pH पे एट हाई pH यानी सॉल्यूशन अपना बेसिक होगा ना, तो बेस ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉन्जुगेट बेस। ये समझ में आया? अब दो नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, दो नेगेटिव कब स्टेबल होंगे? जब वो ऑपोजिट साइड में रहेंगे। तो अब बताओ इस बार कौन सा स्टेबल हुआ, गॉच या हमारा ये एंटी वाला स्टैगर्ड वाला? ये एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी ना अब तो। यानी पीएच से भी कन्फर्मर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पीएच से उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। ज्यादा लोगों से एडवाइस लेते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है यार। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत लोगों की सुनता हूँ। अब मैं वैसे मैं एडवाइस ले नहीं रहा था, लेकिन कई बार क्या लोग हैं ना, अपन थोड़ा वैसे होते हैं ना, तो एडवाइस दे देते हैं। तो कल मैं स्विमिंग कर रहा था, कल मेरा स्विमिंग का प्रैक्टिस वो ट्रेनिंग थी 2.5 किलोमीटर की, तो मैं एकदम सही स्पीड में कर रहा था आराम से ना। तो लास्ट में क्या हुआ कि वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आते हैं, 70-75 ईयर के हैं, अच्छे स्विमर है वो कह रहे हैं यार तुम हाथ सही नहीं चला रहे हो यार, बहुत फास्ट चला रहे हो हाथ। ठीक है, अब जैसा भी चला रहा हूँ मैं, आ तो अपने टारगेट देखा दिमाग में, तो उन्होंने मेरे को बोला जब मेरे 2 किलोमीटर हो गए, अब उन्होंने कहा हाथ सही नहीं चला रहे हो, आप धीरे चलाओ, तो मैं हाथ धीरे धीरे चलाने लगा स्विमिंग में। उस चक्कर में 200 मीटर ही हुए
और फिर वो टाइम अप हो गया, स्विमिंग पूल 7:40 पे बंद हो जाता है, मेरे 300 मीटर रह गए। फिर मैं बाहर आया, वो अच्छे स्विमर है, मतलब बहुत एडवेंचरस आदमी है, 70 ईयर एज में भी बाइक लेके गोवा जाते हैं, वो उस टाइप के हैं, समझ रहे हो, ठीक है ना, अलग दुनिया के लोग हैं वो। तो उनके जीवन जीने का अलग स्टाइल है, हस्बैंड वाइफ दोनों, मतलब अभी 70 की एज में गोवा गए थे अभी। जैसे अपन ट्रेन में और प्लेन में जाते हैं ना, वो बाइक पे जाते हैं, कोटा के ही हैं वो। तो फिर मैं बाहर आया तो एक दूसरा स्विमर मिला, जो वो है ना, अजमेर में एक स्कूल है ना बड़ा फेमस यार, मेयो स्कूल, मेयो है ना, मेयो नाम है सर, वहाँ कॉन्वेंट पढ़ा है वो, है ना, उस स्कूल में पढ़े हैं जिनके स्कूल में बचपन से इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल था। तो वो है ना 4th क्लास से स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत से स्विमर है। उन्होंने कहा यार तुम हाथ तेज घुमाओ या फास्ट घुमाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितने लैप में 50 मीटर पूल कर रहे हो, कितने, बच्चा आपने 10 लैप में किया, 11 लैप में किया, उस पर ध्यान रखो। तो मैंने कहा यार, फिर कंफ्यूज हो गया वापस में। फिर मैं 2 ही आदमी की सुनता हूँ, एक उनकी और एक स्विमिंग पूल के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो खुद नेशनल स्विमर रहे हैं, उनकी। इनके अलावा मैं किसी की नहीं सुनता। अब वो कंफ्यूजन उन्होंने मेरे को सुना दिया हाथ, अब मैं कल से फिर सोचने लग गया यार हाथ में क्या गड़बड़ हो रही है यार, सही है, ये सही है, ये सही है। फिर वो यूट्यूब वाले तो कंफ्यूज कर देते हैं। यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब बिल्कुल सही है लेकिन वो मेरे लिए नहीं है ना यार। वो यूट्यूब में क्या है, कोई 100 मीटर की रेस कर रहा है, वो अलग चीजें बता रहा है कि 100 मीटर स्प्रिंटिंग, जो स्प्रिंटिंग करते हैं वो अलग तरीके से उनकी एक्सरसाइज होती है, सब कुछ अलग होता है। जो 200 मीटर कर रहा है उसकी अलग ट्रेनिंग है, 400 मीटर की अलग, मेरे को 4 किलोमीटर की करनी है। वो बताने वाला आदमी पता नहीं वो 3-4 पेज के बाद कहीं आता है। तो वहाँ हर आदमी अलग अलग बता रहा है, कोई बटरफ्लाई की बता रहा है, कोई स्प्रिंटिंग की बता रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला, जो अच्छा एक्सपीरियंस वाला बंदा स्विमर है उसकी एडवाइस लेना। दूसरा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे उनको फॉलो करना है जो ओलंपिक्स वगैरह के लेवल के हैं, और उनमें से बात निकालनी कि हमारे काम की कौन सी बात है। और दिमाग में ये रखना है कि यार ये बता रहा है, ये मेरे लिए बता रहा है। जैसे मान लो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ देख रहे हो, तो पहले तुमको देखना है ये आईआईटी की बात कर रहा है या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा है। उसमें से फिर काम की चीज अपने को निकालनी है। तो चैट जीपीटी, यूट्यूब, ये सब हमारे असिस्टेंट हैं। उसमें से कैसी चीजें निकालना है, थोड़ा समझ के निकालना। अगर उनकी सारी बात सुनने लग गए ना, तो भाई साहब भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। कि कोई तो कहेगा कि आप बस स्पीड में खींचो, 100 मीटर वाला अलग कहेगा, कुछ कहेगा कि आप ऐसे वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला कहेगा आप ऐसे ग्लाइड करो। तो अलग आदमी, मैं 1-1.5 साल तक ऐसे ही फंसा रहा। फिर पता, मैं रोज देखता यूट्यूब में कि आज देखूंगा ओलंपिक वाले को, उसको देखा, फिर स्विमिंग पूल में जाता, फिर प्रैक्टिस करता, 5-6 दिन में कुछ होता ही नहीं। फिर दूसरे को देखता, फिर प्रैक्टिस करता, फिर होता ही नहीं। तो जो स्विमिंग पूल के कॉन्ट्रैक्टर थे उनको दया आ गई मेरे पे, बोले यार तुम रोज हर हफ्ते करते रहते हो, वो मेरे फ्रेंड भी हो गए। मैंने कहा यार ये सब मत करो, मैं तो बता रहा हूँ वो करो। मैं क्या, आप 1.5-2 साल से देख रहे हो मेरे को, अब बताओ कैसे करना है ना? तो एक एडवाइजर इंपॉर्टेंट है, बाकी सब लोग अपने असिस्टेंट। समझ गए? अब चैट जीपीटी को पूछोगे वो अलग ही बताएगा, वो अपने हिसाब से बताएगा ना, वो थोड़ी समझेगा इंडिया का क्लाइमेट, यहाँ का पानी, वो पता नहीं यूरोप और यूएसए के हिसाब से बता देगा, है ना। उसको आप पूछो तो वो अपने को देखना पड़ता है। सारी स्टडीज यूट्यूब पे जो पड़ी है या इंस्टाग्राम में है, वो सब वेस्टर्न वर्ल्ड की है, वो उनके क्लाइमेट, उनके टेम्परेचर के हिसाब से, और अपन उनको फॉलो करने लग जाते हैं। उनके वहां तो खूब नॉनवेज खाते हैं, अपने यहाँ रोज खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। खूब कॉफी पीते हैं अपने, और कॉफी भी कैसी, इतनी खतरनाक डार्क कि भाई साहब आप 1 कप पी लो ना। तो मेरे तो 2 आयरन मैन में दिक्कत मेरी ये हो गई, क्योंकि वो होटल में फ्री में ब्रेकफास्ट मिलता है ना यार, तो वो फ्री वाला ब्रेकफास्ट लेते हैं। अपन इंडियन आदमी फ्री मतलब आराम तसल्ली से खाते हैं। तो वहाँ बैठ गए होटल में। एक बार ऑस्ट्रेलिया की होटल थी, मैंने कहा यार फ्री ब्रेकफास्ट, ग्लास वास, बड़ा जबरदस्त होटल था। तो मैं तो सुबह 8 बजे जाके मैं बैठ जाता था, भाई ब्रेकफास्ट 1-1.5 घंटा करेंगे ना यार, ठीक है। तो उसके बाद है ना, वो आ जाते थे वो होटल वाले कि भाई आप कॉफी लेंगे क्या? मैं क्यों नहीं पियेंगे, जरूर पियेंगे। तो इतना बड़ा मग भर के ब्लैक कॉफी हैवी पिलाते थे मेरे को, मैं दबा के पी लेता अच्छे से। फिर 4 बजे वो एक और रखते थे कि भाई और किसी को कुछ स्नैक्स वगैरह लेना हो तो फ्री है, आ जाना। फिर अगेन फ्री वर्ड है, फिर पहुंच गए 4 बजे, फिर स्नैक्स खाए और इतनी भर के कॉफी पी। अब क्या होता था कि वो इवेंट होता था ना, जैसे आयरनमैन इवेंट होता था, उसमें क्या पहले स्विमिंग होती है, तो स्विमिंग में तो पता नहीं चलता था। स्विमिंग के बाद साइकिलिंग में ऐसे एरोडायनामिक पोज में रहना पड़ता है। तो वो जब ज्यादा होता है ना कॉफी, तो एसिड ऐसे बाहर आता है। तो मेरे को लगा पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है कुछ यार। फिर मेरे को भयंकर एसिडिटी हो गई। ऐसा मेरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ मेरे साथ। तो मेरे को समझ में नहीं आया मेरे को एसिडिटी हुई क्यों यार। फिर वो इवेंट मेरा, मतलब मैं कर नहीं पाया उसको, मैं साइकिलिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया, ये 150 किलोमीटर पे। फिर 3 महीने बाद वापस दूसरा इवेंट
मैं यूरोप गया, एस्टोनिया, वहां गया, वहां भी मेरे को वही दिक्कत हो गई 120-30 किलोमीटर पे। मैंने कहा यार फिर वही दिक्कत, मतलब बॉडी में मेरे को थकान नहीं हो रही, लेकिन मेरे को एसिड बन रहा है, क्योंकि मैं यहाँ तो कॉफी पीता हूँ एक चिमटी भर, है ना, एक वो ना स्मेल टाइप हल्की सी, हल्की, और वैसे भी अपने यहाँ तो कॉफी दूसरी कैटेगरी की आती है, और वहां वो हैवी डार्क फ्री वाली, और 4 दिन पहले जाता हूँ तो 4 दिन इतनी कॉफी पी लेता हूँ कि वो हैवी एसिड बन जाते हैं पेट में। मेरे को याद आ गया फिर साइकिलिंग करते करते, मैंने कहा यार मैंने दोनों जगह कॉफी पी है। फिर देखो कई बार क्या होता है, ईश्वर भी साथ होता है। तो मेरे पास में एक साइकिलिस्ट जा रही थी, वो इंडियन थी, उसको मैंने कहा कि यार मुझे एसिडिटी हो रही है और मैं वॉमिट कर लूँ क्या? तो उसने बोला कि आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कैफीन मत लेना कोई भी, क्योंकि ये रेस में क्या होता है कैफीन एफीन लेते रहते हैं, बीच में कैफीन जेल आते हैं, है ना, बीच बीच में लेते रहते हैं कि कैफीन जैसे ही लोगे ना हैवी एसिडिटी होगी आपको। मैंने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया था, जैसी एसिडिटी हुई ना, मैंने कैफीन का वो खा लिया और बढ़ गई वो मेरी ऐसी एसिडिटी हुई, मैं 4 दिन कुछ खा नहीं पाया, पूरा यहाँ से ऐसे मतलब जलन हो गई, इतनी भयंकर एसिडिटी होती है। तो मेरे को समझ में आया कि अपनी सांस की नली भी होती है। उस दिन मेरे को कई बॉडी के पार्ट समझ में आए। तो पहले अपन बाय डिफॉल्ट ले जाना सब ठीक ही है। अब वो जैसे ही उसने कहा ना कि कैफीन नहीं लेना है, तो मैंने एक तो कैफीन नहीं लिया, दूसरा उसने कहा आप वॉमिट कर सकते हो, तो मैं 8-10 किलोमीटर के आगे वाली एक जगह रुका और फिर ऐसे उंगली डाल के मैंने वॉमिट किया। तो वॉमिट किया तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला। फिर मैंने पूरे इवेंट में साइकिलिंग में करता रहा और हर आदमी से पूछता रहा कि आपके पास एसिडिटी की टेबलेट है क्या? तो वो हंस रहे थे मेरे पे, एसिडिटी की टेबलेट कौन रखता है? अरे मैं जो जनरली क्या जो एथलीट होते हैं ना, उनको एसिडिटी होती ही नहीं है, उनको थोड़ी पता है यार कॉफी वाला केस है अपना। तो फिर किस्मत कई बार बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। वहां पे एक लेडी थी, वो रेस वॉल्यूंटर, उसको उसको एसिडिटी होती थी, उसके पास 2 टेबलेट थी। उसने कहा कि मैं आपको 1 टेबलेट दूंगी। मैंने कहा मैं आपको पैसे देता हूँ, ठीक है ना, तो पैसे ले लेना दूसरी। अब बोले नहीं मैं दूसरी नहीं लूंगी, मेरे को एसिडिटी रहती है, 1 आप ले लो, 1 मैं रख लेता हूँ। मैं कोई बात नहीं 1 ही दे दो। लेकिन फिर मैंने वो कैफीन नहीं लिया ना, वो इवेंट मैंने पूरा कर लिया आराम से। लेकिन पूरा इवेंट में मैंने बिस्किट खाए छोटे छोटे और पानी पिया, बिस्किट खाए पानी पिया, ठीक है। तो वो किस्मत अच्छे थे, एक तो डॉक्टर मिल गई, उसने सही एडवाइस दे दिया, और दूसरा वो लड़की मिल गई जो एसिडिटी होती थी जिसको, वहीं की थी। तो पूरी कहानी से कई बार है ना, मतलब ऐसा नहीं होता ईश्वर आपके अगेंस्ट होता है, ईश्वर आपके साथ भी होता है। आप मेहनत करते हो ना ईमानदारी से, तो आपका ईश्वर साथ भी देगा। ईश्वर खुद थर्ड रूप में आपके सामने आएगा। आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बन नहीं रहा है, आपने बहुत सालों पहले कर रखा है, आपने खूब मेहनत की है ईमानदारी से, तो आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा, अरे यार ये तो ऐसे हो सकता है। इसको बोलते हैं अपन किस्मत वगैरह। तो मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी साथ दे। समझ में आया? मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, और आसान रास्ते मत ढूंढो। अब आज मैं सुबह साइकिलिंग करने गया था ना, आज मेरी 2 घंटे साइकिलिंग थी, कल मेरी 5 घंटे। तो साइकिलिंग करने अब पता मेरी सोच बदल गई। अब मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ ना, मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि डिफिकल्ट वाला पाथ लेना है, आसान वाला नहीं लेना है। तो जैसे ही मैं यहाँ से हैंगिंग ब्रिज से नीचे गया, 2 रास्ते जाते हैं, एक जाते हैं बूंदी की तरफ, एक जाता है चित्तौड़ की तरफ। बूंदी वाली फ्लैट रोड है, चित्तौड़ वाली एलिवेटेड रोड है। तो अब मैं देखता हूँ कि दोनों में से टफ कौन सा है, कि एलिवेशन वाला टफ है 2 घंटे, मैं एलिवेशन की रोड पे जाता हूँ। अब मैं इजी रास्ता नहीं ढूंढता हूँ। फिर ऐसे ही फ्लाईओवर आता है ना, तो मैं ऐसे सोचता हूँ, अरे यार छोटा सा फ्लाईओवर है यार, इसको तो कर लेंगे आराम से। माइंड को है ना, उसको मैं ट्रेंड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे सोचूंगा ना, अरे यार फ्लाईओवर आ गया, अब तो यार थक जाएंगे। जैसे आप माइंड को कमांड देते हो ना कि यार कुछ नहीं है, छोटा सा है ये तो, या बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ होते हैं, ये तो छोटा सा है, छोटा सा फ्लाईओवर है, तो दिमाग एकदम से आपका है ना, मतलब ऑटोमेटिक ही वो चीजें आपको आसान लगने लगती है। तो एकदम मेरे को साइकिलिंग करते हुए तुम्हारी याद आ गई। आईआईटी की तैयारी ऐसे होती है, तुम आसान रास्ते ढूंढोगे ना कि मैं इजी इजी कर लूं, तो कोई आसान रास्ता है नहीं। ढूंढना आपको कौन सा रास्ता है, टफ वाला। टफ वाला से मतलब 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो दिमाग मेरे को 150 बनाने हैं, तो आप 100 बना लोगे। अगर 100 बनाने हैं तो 50 पे आके थक जाओगे। तो हमेशा टारगेट को बढ़ा बढ़ा के लो, तो जो आपका एक्चुअल टारगेट होगा ना, वो आप कवर कर लोगे। नॉर्मल एग्जाम तो है नहीं, है ना, तुमने तो एग्जाम एक बार दे भी लिया, तुमको समझ में आ गया ना कि सब फालतू बातें हैं। सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत डीप में होना चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सारे इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो हमारा सवाल बनेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक एक टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ लिया और उसके सवाल बन जाएंगे, वो तो 2-3 टॉपिक मिला के पूछेगा। तो आपको इंटर रिलेशन भी करना है, तो आपको मुश्किल रास्ते चूज करने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो आज इतना ही करते हैं। एक वो फोटो दिखाते हैं बच्चों को, वाले दिखाओ। ये मुश्किल रास्ता वाला मेरे को बहुत मुश्किल से समझ में आया
कि रास्ता मुश्किल वाला लेना है। इसको देखो जरा एक बार, ये पॉला ब्रूस ने एक ग्राफ दिया है और इसको देखो और इसको देखो। ये पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? सबसे नीचे क्या लिखा है? विद नो शेकिंग नो एनर्जी द मार्बल रिमेन इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट एट द बॉटम ऑफ द वेल। इसको कुआं मान लेते हैं और मार्बल मतलब अपने कंचे, कंचे तो जगह बॉल मान लेते हैं, है ना। अब बताओ कि अगर नो एनर्जी है तो ये कन्फर्मर कैसे रहेंगे हमारे? ऐसे ही रहेंगे ना, है ना। और कौन से फॉर्म में कहाँ रहेंगे वो? हाईएस्ट टीएस पे या लोवेस्ट एनर्जी पे कहाँ रहेंगे? लोवेस्ट एनर्जी पे, वो वहीं एग्जिस्ट करेंगे ऐसे, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर कम है यानी सराउंडिंग में एनर्जी नहीं है, और अगर हम थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करेंगे तब क्या होगा? थोड़ा सा ऐसा तो हल्का फुल्का एनर्जी सप्लाई की तो उससे भी तो कन्फर्मर नहीं बनेंगे ये। और अगर हम जोर ज्यादा एनर्जी, इनफ एनर्जी देंगे मार्बल को कि एनर्जी मैक्सिमा कवर कर ले, यानी इसको जोर जोर से हिलाएंगे ऐसे, तो क्या होगा यार? टूट के बाहर आ जाएगा। एक्चुअली में अपने बहुत ज्यादा दे दी, रोटेशनल वेरिएंट से भी आगे दे दी। हाँ, तो बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो तोड़ के बाहर आ जाएगी। तो बात समझे तुम कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही रहेगा, थोड़ा एनर्जी दोगे तो ऐसे होगा, और बढ़िया से दी दो, समझ गए। यानी कन्फर्मर के लिए उसके मॉलिक्यूल को बनाने के लिए उसका रोटेशनल बैरियर जो होगा उतनी एनर्जी हमको उसको देनी पड़ेगी अगर रूम टेम्परेचर पे, और मैक्सिमम जनरली इतना रूम टेम्परेचर पे एनर्जी अवेलेबल होती है तो आराम से सिंगल बॉन्ड के कन्फर्मर बन जाते हैं। समझ गए? ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। अरे यार, जो मैंने कंचे गिराया ना उस समय टूट गया, कास्ट थोड़ा कमजोर था। पहले कंचा डाला उसी से तो टूटा ही है। हाँ, मुझे लगा ये इसमें शायद रह जाएगा। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ साइक्लोहेक्सेन में ट्रांस कैसे बनाना है ना। तो जैसे ये ज्योमेट्री बनी हुई है ना ट्रांस, ये Cl अप है, इस कार्बन पे क्लोरीन अप, इस कार्बन पे क्लोरीन डाउन। तो ये देखो ये H डाउन है, Cl अप है, तो अप डाउन मतलब ट्रांस। अब ये मॉडल में कैसे दिखेगा? ये क्लोरीन एक अप और एक क्लोरीन कहाँ गया हमारा डाउन, है ना। ये दोनों कौन सी ज्योमेट्री हुई? ट्रांस। या फिर मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये H डाउन और ये H क्या है हमारा अप। ये जो मॉडल है, ये जो इस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हम कॉपी में ऐसा बनाते हैं एक्चुअल में ये ऐसा होता है। ये एक ट्रांसफॉर्म है, दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। अब मैं तुम्हें नीचे वाला दिखाता हूँ। नीचे वाला हमको बनाना है ट्रांसफॉर्म। नीचे वाले ट्रांस में देखो Cl डाउन और Cl अप है ना। इसका मैं ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ। इस बार इसमें क्या हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन अप डाउन है, तो पहले ये वाइट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बनाया हमने एक अप, तो एक हाइड्रोजन दूसरा कहाँ गया हमारा? हाइड्रोजन गया डाउन, चेयर फॉर्म के अंदर एक अप है एक डाउन है ना। ऐसे बन रहा है ये चीज़ है, ये H अप H डाउन। अब इसका क्लोरीन कैसा आएगा? ये क्लोरीन आ गया डाउन और दूसरा क्लोरीन आ गया हमारा अप, है ना। ये डाउन है ये अप है, तो ये कौन सी ज्योमेट्री हुई? ट्रांस, है ना। ये मॉडल हम ऐसे बनाते हैं, अप डाउन ट्रांस या डाउन अप ट्रांस। दो वैलेंसी ट्रांस है तो रिमेनिंग दोनों वैलेंसी भी क्या होगी हमारी? ट्रांस होगी। तो ये मॉडल से मैंने आपको समझाया कि दोनों कैसे ट्रांस है। बहुत सिंपल है, देखना बस। देखो अगर अप डाउन हो रहे हैं तो ये ट्रांस है, अप अप हो रहा है, ये अप और अप होगा तब क्या होगा हमारा? सिस होगा।